जमहूरियत इस्लामिया हम मरहूम सदर बहादुर यार जंग कायद मिलत को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज यहाँ पर जमा हुए और कायद मिलत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर कि जब रविंद्रनाथ टैगोर ने सर अमीन जंग से ये कहा कि मैं एक अच्छी उर्दू की तकरीर सुनना चाहता हूं, तो सर अमीन जंग ने बहादुर यार जंग को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को गए और जब बहादुर यार जंग मरहूम सदर ने वहां पर अपनी तकरीर की तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सरोजनी नायडू से कहा कि ये लड़का अपने वक्त का एक बहुत बड़ा मुखर्रिर होगा। और उस वक्त मरहूम सदर की उम्र 17 साल की थी और मरहूम सदर बहादुर यार जंग ने शांति निकेतन में 2 दिन गुजारे और उसका असर उनकी सोच और फिक्र पर बहुत बड़ा था। यही मरहूम सदर थे, मुझे अगर मेरा हाफिजा सही है तो 14 जुलाई 1930 को हैदराबाद में हैदराबाद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मरहूम सदर ने अपने तकरीर के दौरान हिंदुइज्म और ईसाइयत के बारे में बयान किया। तो सुनने वाले ताज्जुब कर रहे थे कि कैसे हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी पर खोल खोल कर मरहूम सदर इसको बयान कर रहे हैं। और फिर यही सरजमीन हैदराबाद पर रविंद्रनाथ टैगोर का एक ताज़ियती जलसा हुआ। उस जलसे में मरहूम सदर ने कहा कि हिंदुस्तान को फख्र है रविंद्रनाथ टैगोर की नज़म गीतांजलि और अल्लामा इक़बाल के बयान मशरिक़ के ऊपर। मरहूम सदर ने कहा कि एजाज है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अली यावर जंग ने अपनी किताब में लिखा कि मरहूम सदर जिससे दोस्ती करते उससे दोस्ती निभाते, बावजूद इसके कि आपसी अख्तलाफात या नजराती अख्तलाफात बरकरार रहते मगर अपनी दोस्ती को निभाते। मसाइल को हल नहीं कर सकते। जहां पर हमको हमारे इत्तेहाद को और मजबूत करना है, वहीं पर आपको और हमको मिलकर ऐसे लोगों से होशियार रहना है, ऐसी जमातों और तंजीमों से होशियार रहना है जिनका मंशा और मकसद सिर्फ यही है कि हमारे सफों में इत्तेहाद जो है उसको कमजोर किया जाए। ये तमाम लोग जानते हैं कि इनकी इनफरादियत उस वक्त तक नहीं चमक सकती, इनकी तंजीम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकती, इनके सियासी नापाक अज़ाइम उस वक्त तक पूरे नहीं हो सकते जब तक हमारा इत्तेहाद मजबूत रहेगा। ये तमाम के तमाम लोग इनके इख्तिलाफात इनमें एक दूसरे से होंगे मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दुश्मनी में ये तमाम के तमाम एक हो जाते। और मैं आपसे जो बात कह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं कि जब कभी इलेक्शन आता तो हम देखते हैं कि तमाम ताकतें एक हो जाती हैं, तमाम तंजीमें एक हो जाती हैं, तमाम सियासी पार्टियां एक हो जाती हैं जिनका मकसद एक ही होता है
कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोका जाए। आज तो बहुत परेशान है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अल्लाह के फजल व करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फैल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महाराष्ट्र में कामयाबियों से नवाज रहा है। नांदेड़ में बल्दिया के इलेक्शन हुए तो 11 अराकीन बल्दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंतखब होकर आए। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर अशोक राव चौहान नांदेड़ के गली कूचों में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाया। मगर मैं सलाम करता हूं नांदेड़ के उन गय्यूर हमारे भाइयों और बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया और मजबूत किया, अपनी दुआओं और अपने वोटों से जमात के उम्मीदवारों को कामयाब किया। महाराष्ट्र में हमने इलेक्शन लड़ा। नंदुरबार जो गुजरात का बॉर्डर है वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन लड़ा। वहां के नौजवानों ने कभी ना हमारा एक जलसा सुना, वहां के नौजवानों ने यूट्यूब के ऊपर मजलिस के जलसे सुने और उन जलसों से मुतासिर होकर उन नौजवानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाख वहां पर कयाम की और बगैर एक जलसे के बगैर वहां पर बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लिया। कामयाबी हमको नहीं मिली, मगर जो वोट हमारे एक एक बल्दिया के उम्मीदवार ने हासिल किए वो काफी था कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की नींद उड़ा देने के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दीगर मुकामात पर भी इंतखाबात में हिस्सा लिया। आज महाराष्ट्र में हमको रोकने के लिए नए नए मंसूबे बनाए जाते हैं, नई नई कोशिशें की जाती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोका जाए। अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कर्नाटका में बिदर और बसवा कल्याण में हमको कामयाबी से अल्लाह ने नवाजा। बसवा कल्याण में कोशिश की गई, जुल्म किया गया। यहां से हमारे हैदराबाद से जो अराकीन बल्दिया गए उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको रात भर पुलिस स्टेशन में बिठा दिया गया। मुझे बसवा कल्याण से बाहर निकाल दिया गया, अरेस्ट किया गया 3 घंटे तक, मगर अल्लाह ने इसके बावजूद भी हमको कामयाबी से नवाजा। बिदर में हम पर जुल्म किया गया पुलिस की तरफ से, मगर अल्लाह ने वहां पर भी हमको कामयाबी से नवाजा। अजीजान मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी कोशिश की है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में हम अपनी तंजीम को मजबूत करेंगे, हम वहां से अपने उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश की है कि हैदराबाद से बाहर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली कामयाब हो। इस सिलसिले में रायलसीमा में और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाक़ात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। अजीजान मिल्लत, जब बात आई कर्नाटका के हालिया असेंबली के इंतखाबात की तो सोचने की बात है। मैं नौजवानों में तुमसे कह रहा हूं कि अपने दिलों पर, अपने दिमागों पर जोर डालो। मेरी इस बात को सुनकर सोचो थोड़ी देर के लिए। यहां से जब उठो तो ये फिक्र अपने साथ लेकर जाओ। मैं तुमको ये पैगाम देना चाहता हूं कि कर्नाटका में 5 साल बीजेपी की हुकूमत रही। यकीनन बीजेपी ने जुल्म किया कर्नाटका की अक़लियतों पर। बीजेपी ने सेकुलरिज्म को मजबूत नहीं किया, बल्कि फिरका परस्ती और फिरका परस्त ताकतों को तक़वियत बख्शी। वहां पर अक़लियतों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल किया। बीजेपी इक़्तिदार से महरूम हुई। अगर कांग्रेस को कर्नाटका में कामयाबी हासिल हुई वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों की वजह से। मगर हमको क्या सोचना है कि हमने बीजेपी को तो रोका, मगर क्या हमने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करके भिजाया कर्नाटका की असेंबली में? ये सवाल मैं आपसे करता हूं। यकीनन बीजेपी को रोकना है, ये हमारा अहम फरीजा है। हम नहीं मान सकते इस बात को कि बीजेपी इक़्तिदार पर आए, मगर बीजेपी को रोकना भी जरूरी है। मगर रोकने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लें। बीजेपी को रोकने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को हरवा दूं। बीजेपी को रोकना है और कामयाबी भी हासिल करना है। कर्नाटका में हमारी आबादी 13%,
और 13% आबादी के लिहाज से 28 अराकीन असेंबली मुंतखब होकर आना चाहिए। कितने अराकीन असेंबली मुंतखब हुए कर्नाटका में? 11 हुए। ये कौन सा इंसाफ है? जो लोग मजलिस को फिरका परस्त कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताओ ये तुम्हारी फिरका परस्ती नहीं है तो क्या है? क्या ये तुम्हारी सेकुलरिज्म, क्या ये तुम्हारे सेकुलरिज्म के किरदार का मजारा कि हम वहां पर 13% और सिर्फ हमारे 11 अराकीन असेंबली मुंतखब होकर आते? अजीजान मिल्लत, इस बात को सोचना है। आज कर्नाटका में कामयाबी तो मिल गई, मगर मुस्लिम अराकीन असेंबली कामयाब नहीं हो पाए। जहां से हमको जीतना था वहां से हम हार गए। जिम्मेदारान ने बिदर आकर मुझसे कहा कि ओवैसी साहब, आप इधर से अपने उम्मीदवार को मत खड़ा करिए, क्योंकि यहां पर हम नहीं चाहते कि मुसलमानों के वोट डिवाइड हो। अगर आप उम्मीदवार को खड़ा करेंगे तो हजारों की तादाद में नौजवान एक तरफ हो जाएंगे और इससे बीजेपी या फिर येदियुरप्पा की पार्टी कामयाब हो जाएगी। मैंने कहा यकीनन आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं, मगर मैं तकलीफ के साथ इस फैसले को ले रहा हूं। तो कहा नहीं, आप इस मर्तबा छोड़ दीजिए। बसवा कल्याण में भी यही कहा गया, रायचूर में भी यही कहा गया, गुलबर्गा से आज वहां पर कामयाब हुए हमारे समूल इस्लाम, उनके मुखालिफीन दारुसलाम को आकर मुझसे कहा कि मजलिस को वहां पर कायम करना चाहते हैं, उम्मीदवार लड़ाना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे साथी मफादात की खातिर मैं मजलिस को इस्तेमाल होने नहीं दूंगा। मगर कि 6 और 17 साल की उम्र में के बच्चे, 29% बच्चे स्कूल के बाहर हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? इसके जिम्मेदार हम भी हैं। इसके जिम्मेदार हम इसलिए हैं कि हमने इन लोगों का साथ दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि यह सेकुलरिज्म और फिरका परस्ती की बहस चलती रहेगी, मगर हमको अपनी जमात को कामयाब करना, सेकुलरिज्म को मजबूत करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने 60 साल सेकुलरिज्म के कूली का रोल अदा किया। हमेशा हमसे कहा गया नहीं, आप सेकुलरिज्म को मजबूत करिए। अब हमको क्या मिला? भिवंडी का फसाद मिला, हमको क्या मिला? मलियाना का फसाद मिला, बंबई के वो जलते हुए फसादात बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हमको मिले। बाबरी मस्जिद की शहादत हमको मिली, इंसाफ हमसे कभी नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के 14% मुस्लिम अक़लियत को यकीनन सेकुलरिज्म को मजबूत करना है, फिरका परस्ती को शिकस्त देना है, मगर सेकुलरिज्म को मजबूत करना और फिरका परस्ती को शिकस्त देने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि तुम इलेक्शन हार जाओ। सेकुलरिज्म मजबूत होगा, फिरका परस्ती का खात्मा होगा अगर तुम कामयाब होगे अपनी जमात के परचम करें। यह कामयाबी होगी सेकुलरिज्म की। हमको हमेशा डराया गया कि नहीं, चाचा नेहरू है, इंदिरा अम्मा है, राजीव गांधी है, फुला है, मगर क्या मिला? उत्तर प्रदेश में आज आप देखिए कि कितने मुसलमानों ने मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तारीख में इतने मिले नहीं आए। उत्तर प्रदेश की असेंबली में 60 से ज्यादा मुस्लिम अराकीन असेंबली कामयाब हुए, मगर मुस्लिम जमातों से कितने? सिर्फ 2 या 3 कामयाब हुए। और अखिलेश यादव की 1 साल की हुकूमत में 60 से ज्यादा फसादात वहां पर हुए। सबसे ज्यादा लोग मारे गए हिंदुस्तान में तो उत्तर प्रदेश में। ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये मेरे आदाद-ओ-शुमार नहीं है, मरकजी हुकूमत वजारत दाखिला के आदाद-ओ-शुमार। बताइए अज़ीज़ान मिल्लत, क्या कोई आवाज है? कोई पूछने वाला है वहां पर? कोई पूछने वाला नहीं है। फसादात पे फसादात उत्तर प्रदेश में और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। दहशतगर्दी के नाम पर हमको गिरफ्तार किया जाता। अब तो एक लतीफा हो गया। किसी ने मुझसे कहा कि सऊदी ओवैसी साहब पहले दाढ़ी देखकर पकड़ते थे, सर पे टोपी देखकर पकड़ते थे, अगर घर से कोई उर्दू लिटरेचर या अरबी लिटरेचर मिल गया तो पकड़ते थे। अब ऐसा लगता है कि पुलिस वाले जिस मुसलमान के घर में प्रेशर कुकर होगा पकड़ ले।
क्योंकि वहां पर हुआ बॉस्टन में, हम मजम्मत करते हैं उसकी, मगर हो सकता है हमारी पुलिस बड़ी चौकन्ना रहती है। अब जाकर देखेंगे कि नहीं, आपको पकड़े, किताबें निकली उर्दू की, ये फुला निकला, साथ में प्रेशर कुकर भी था। अब क्या हम प्रेशर कुकर भी नहीं रखना? ये दिमाग इनका इस तरह से चलता है कि प्रेशर कुकर, यानी आप अंदाजा लगाइए कि कितने नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, तमाम के तमाम पूरे मुकदमे गायब। 18 मई के दिन मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट हुआ 2007 में, 9 हमारे भाई शहीद हुए, पुलिस फायरिंग में भी शहीद हुए, बम ब्लास्ट में भी शहीद हुए। उसके बाद नौजवानों को उठाया गया, मारा गया, पीटा गया, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया गया, जेलों में डाला गया, 20-20 दिन कहीं हैदराबाद से दूर फार्म हाउस पर रखकर मारा गया, कंस्पिरेसी का मुकदमा किया गया, साजिश का, मगर वो भी खत्म हो गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐवान असेंबली में मजबूर किया यही चीफ मिनिस्टर को, और इस चीफ मिनिस्टर ने खड़े रहकर माजरत चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर पूरे तो नहीं, कम थोड़े बहुत नौजवानों को हुकूमत ने एक्सग्रेशिया दिया, अपनी गलती का इकरार किया। और कौन निकले मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट में? मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट में संघ परिवार के पूरे तमाम के तमाम, राम जी कल संग रहे, ये कहां से आए थे लोग? आए हैदराबाद से बाहर आए और मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट करके चले गए। तमाम के तमाम संघ परिवार से इनका ताल्लुक, ये किसी ना किसी वक्त में आरएसएस के मेंबर्स थे। आज क्या बताइए आप, वहां पर बम ब्लास्ट हुआ, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर बम ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट, मालेगांव में 2 बम ब्लास्ट। अब तो हद ये हो गई कि बंबई में जो 7-11 कहते हैं कि ट्रेन के बम ब्लास्ट में जो 180 लोग मारे गए, आपको जानकर हैरत होगी कि बंबई की पुलिस 8 लोगों को पकड़ती, बंबई की एटीएस दूसरे 12 को पकड़ती। एक कहती 8 ने किया, एक कहती इंडियन मुजाहिदीन ने किया। और जब वही बच्चे अपने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स कोर्ट में पेश करते कि हम जिस वक्त ये ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ हम कहां थे, ये हमारे कॉल रिकॉर्ड्स है। अगर यहां पर मुरादनगर में कोई नौजवान लड़ते हैं और कोई आकर मुझसे कहता है कि मैं यहां पर नहीं था, आप पुलिस को बोलिए मालूम करो, तो पुलिस कैसे मालूम करती? आपका सेल फोन नंबर लेती, यहां पर जो ऊंचे ऊंचे टेलीफोन के टावर हैं उसके जरिए से मालूम करती कंपनी से कि फुला शख्स इस मुकाम पर था या नहीं था। वो बच्चे रिकॉर्ड कोर्ट में पेश कर दिया। अब ये परेशान किसने किया? फिर ट्रेन में बम ब्लास्ट कैसे? एक रियासत की 2 पुलिस फोर्स, एक महाराष्ट्र की एटीएस, एक मुंबई की पुलिस, कैसे 2-2 वर्जन चला रही? क्या कंपटीशन हो रहा है स्टोरी लिखने का, पिक्चर बनाने का, कि तुम एक स्टोरी लिख रहे, वो एक स्टोरी लिख रहे? और मक्का मस्जिद की बम ब्लास्ट की बात इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, मजलिस की तरफ से वकील, तामीर मिल्लत की तरफ से वकील, क्यों नहीं यहां की रियासत की कांग्रेस की हुकूमत वो तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट जो पिछले 1.5 साल से होम मिनिस्टर की ऑफिस में पड़ी है, उसको क्यों नहीं आवाम के सामने रखते? क्यों नहीं उसको पेश करते? क्या आया उस रिपोर्ट में? किस बुनियाद पर हमारी मस्जिद में बम ब्लास्ट, मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट, हम मारे गए, हम शहीद हुए, जिसमें 9 साल का एक बच्चा भी था जिसका सर उड़ गया था, जो 18 पारे का हाफिज था। आज भी उसकी मां ये जानना चाहती है कि मेरे बच्चे को क्यों मारा गया। आज भी जबीलपुरे के पास रहने वाला वो घराना जानना चाहता है कि जब मेरा भाई
पुलिस की गोली से एक बच्चा जख्मी हुआ था, उसको जब मैंने मदद की तो पुलिस ने मेरे उसके पैर पर गोली मारी तो खून इतना निकला घुटने में से कि वहीं पर शहीद हो गया। क्या है उस रिपोर्ट में? क्यों हुकूमत उसको सामने लेकर नहीं आती? हम मुतालबा करते हैं कि चीफ मिनिस्टर इसको रिपोर्ट अवाम के सामने लाए, बताए अवाम को। हम मस्जिद से निकलकर भाग रहे तो आपने गोलियां चला दी हम पर। और फिर हैरत तो इस बात की है कि 8 साल पुराना हमारा मुकदमा तो आप ले जाकर हमको संगारेड्डी के जेल में अपना मेहमान बनाते, ये स्पीच के नाम पे हम पर केस बुक कर लेते। मैं सिटी पुलिस से पूछना चाह रहा हूं कि तुम्हारे मरकजी वजीर का बेटा बहुत बड़े फिल्म स्टार, उनका बेटा भी बहुत बड़ा फिल्म स्टार, वो बेचारा बच्चा पिक्चर में एक्टिंग करते करते रोड पे एक्टिंग करने गया बंजारा हिल के पास, निकल के 2 मासूम बच्चों को मारा तो दोनों के कपड़े फट गए। और शहजादे का मामला यह है कि वो ये समझ रहे कि पिक्चर का डायरेक्शन शूटिंग हो रही है, हीरो नहीं मारता। अब्बा जान के जो सिक्योरिटी गार्ड है पुलिस के, वो इन बच्चों को मारते। ये पुलिस वाले कब से इनके इशारों पर नाचना शुरू कर दिए? क्या पुलिस वाले आजकल पुलिस ड्यूटी छोड़कर नाचने गाने वाले बन गए कि एक लौंडा बोलता मारो? बंजारा हिल पर पुलिस की सिक्योरिटी वालों मारते हैं। आप देखो तस्वीर, हाथ में इनके वायरलेस का सेट। क्यों मारो उन बच्चों को? क्यों नहीं केस बुक किया उस फिल्म स्टार के लौंडे के ऊपर? कोई भी हीरो एक्टिंग कर सकता है, हमारे को परवाह नहीं है, मगर रोड के तो विलेन और हीरो हम ही है ना। आप उनके ऊपर केस नहीं बुक करते। इतने दिन हो गए, पूरे टीवी चैनल पर दिखाए, सोशल मीडिया पर आ गया, मगर हमारे कोतवाल साहब बोलते इंक्वायरी हो रही है। समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी इंक्वायरी है कि कयामत आ जाएगी, इंक्वायरी चलती रहेगी। अगर वही हीरो की जगह हमारा हीरो होता कोई जलसे का, मुरादनगर का नौजवान होता और खाली स्कूटर को स्टैंड पर डाल के बोलता क्या बोला वो तो लिख जाके पुलिस स्टेशन में 3 घंटे बिता देते। ये आपका इंसाफ, ये आपका सेक्युलरिज्म। आप मारेंगे, आपकी पुलिस नौजवानों को मारेंगी तो नहीं। आप दूध के धुले हुए हैं, आप दूध के धुले हुए हैं। ये कैसी पुलिसिंग है? ये कैसा रोकथाम होगा कि एक मासूम नौजवानों को रोड पर पीटा गया, शर्ट फट गया बच्चों का, और फिर वो बच्चा बोलता नहीं मैं तो मेरे को नहीं मालूम, मैं हारन मारा तो नहीं हटे। क्यों? क्या ये तुम्हारी बाप की जागीर है? हारन मारे तो हट जाना हम नहीं। मैं 2 करोड़ की गाड़ी में था हमारी बेगम के साथ, हारन मारा मैं तो नहीं हटे। बच्चा अच्छा किया नहीं हटा, जमहूरियत है, कोई नहीं हटेगा रोड पे से। क्यों हटेगा? नहीं हटे तो इसलिए पुलिस को ऑर्डर किया, वो सिक्योरिटी गार्ड उनके अब्बा जान के ये एक्टर के हुक्म पे कूद गए मारने। अरे कभी हमारे लिए भी तो मारो ना किसको। तू हमारे लिए किसी को मारो, हम तुम्हारे को फूल का हार रोज सुबह शाम नहीं काम कर सकते, ये नहीं कर सकते। मक्का मस्जिद में गोलियां मारी हमको, हमारे बच्चे शहीद हो गए, आज तक उन पर कोई मुकदमा नहीं। मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट के बाद, लुम्बिनी के बम ब्लास्ट के बाद जुल्म किया गया। अखिलती कमीशन की रिपोर्ट, एडवोकेट रविचंद्र की रिपोर्ट कि जुल्म किया गया, इलेक्ट्रिक के शॉक किए गए, उल्टा लटका कर मारा गया।
मगर वो पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। क्या ये जो अंग्रेजी में कहते हैं, क्या ये पुलिस वाले होली काऊ है कि इनको हाथ नहीं लगा सकते आप? क्यों सस्पेंड इनको नहीं किया जाता जिन लोगों ने मक्का मस्जिद और लुम्बिनी पार्क के बाद ये जुल्म किया? क्यों लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाता जिन्होंने हम पर नौजवानों पर फायरिंग की, जो नमाज पढ़ के जा रहे थे उन पर गोलियां बरसा दी? क्यों नहीं उनको सस्पेंड किया जाता? अजीजान मिल्लत, ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। और आपको मालूम, ये आंध्र प्रदेश में जेलों में कितने लोग हैं? सजा याफ्ता लोग 4,637 लोग जेल में जिनको सजा हो गई। कितने मुसलमान हैं? हमारी आबादी आंध्र प्रदेश में 9% और हम जेलों में है 555, यानी 12% मुसलमान जेलों में सजा काटते हैं। क्या ये सेक्युलरिज्म है कि हमारी आबादी 9%, हमको नौकरियां 9% नहीं मिलती, ना पुलिस में मिलती, ना टीचर्स में मिलती? क्योंकि हुकूमत में सबसे ज्यादा नौकरियां पुलिस में और तालीम के डिपार्टमेंट में। यहां पर हमको नहीं मिलता। जेल में हमारी आबादी से बड़ा हमारा हिस्सा, अंडर ट्रायल जो जेल में जिन पर केस चल रहा है, पूरे आंध्र प्रदेश में 8,544, जिसमें से 1,404 मुसलमान, ये भी 16%। आप बताइए ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? कल शिंदे साहब बयान दिए कि मरकजी हुकूमत तमाम रियासतों से कहती है कि आप फौरन जो मुसलमान जेलों में है, दहशतगर्दी के केसों में आप कोर्ट बनाइए, जल्द से जल्द उनके मुकदमों की 101 कीजिए। आज भी चरलापल्ली की जेल में, नेल्लूर के जेल में, वरंगल की जेल में, कड़पा की जेल में, वैजाग की जेल में दहशतगर्दी के नाम पर 30 से ज्यादा बच्चे जेलों में हैं। ये कोर्ट में मुकदमा चलाएंगे? हम 3 साल से इनसे बोल रहे कि चीफ मिनिस्टर साहब है, कांग्रेस वालों, तुम मुकदमा चलाओ इन पर, सजा दे दो। अगर सजा दे सकते हो तो कानून अगर इजाजत देता है एविडेंस की बुनियाद पर,